जलवायु हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी यह सबसे उपेक्षित मुद्दा है। मीडिया इसको तभी उजागर करती है कोई जब आपदा होती है, लेकिन तब नहीं जब विशेषज्ञ इसके बारे में चेतावनी देते हैं या इसके खतरे आने वाले खतरे के बारे में बताते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अ ग्रीन डे एम्ब्रेसिंग क्लाइमेट एक्शन, जिसका फॉरवर्ड एमसी मेहता जी ने किया है, ये किताब एक महत्वपूर्ण किताब है। एक ऐसी किताब जो हमें ऐसे कई खतरों को समझने में मदद कर सकती है। 3 लोग भावुक और इस मुद्दे को लेकर चिंतित, उन 23 लोगों के विचारों, जो कि 33 लोगों के विचार जिनको 23 लेख में कैप्चर किया है, उनके अनुभवों के सामने लाने का फैसला किया, जो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ना केवल एक चिंतन का विषय है, बल्कि यह बताता है कि जो आने वाले खतरे हैं उनका प्रत्यक्ष अनुभव किस तरह से मिल सकता है। मेरे साथ आज सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद जीवेश गुप्ता जी साथ में हैं, जो कि इसके संपादक हैं, और विश्व स्तर पर प्रशंसित पर्यावरणविद चित्तरंजन दुबे जी हैं, और अशोका विश्वविद्यालय के रिसर्च फेलो और मानव रचना विश्वविद्यालय के निर्देशक आनंदजीत गोस्वामी जी ने इस पुस्तक के संकलन और संपादन में काफ़ी योगदान किया है। इस किताब का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ वो इसकी सरल भाषा और मुद्दे पर सीधी कहानियाँ। छोटे और प्रभावशाली अध्यायों से इसमें इतना प्रभाव है कि स्कूल और कॉलेज के छात्र भी इसे पसंद से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, और उन मुद्दों को आगे अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से रखना चाहिए वो रख पाएंगे। तो आज का इस विषय पे, इस किताब के बारे में हम जो तीनों संपादक हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले चित्तरंजन जी, मुझे बताइए इसके पीछे क्या मोटिव था, इस किताब को जब आपने संकलन करने का निर्णय लिया, इसके पीछे क्या मोटिव था? So नमस्ते राजेंद्र जी, एंड माय नेम इज़ चित्तरंजन दुबे। सो इस किताब के पीछे मोटिव कई सारे थे, मैं बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मैं पर्यावरण में कई सालों से काम कर रहा हूँ, कई साल हो गए, मतलब यूरोप में रहते हुए। तो वहाँ पे काफ़ी डीपली क्लाइमेट एक्टिविज़म में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और जन्म मेरा बिहार में हुआ था, बक्सर में, तो एक काफ़ी मिक्स रहा है डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स का, प्लस मैं अफ्रीका में भी रहा। तो मैंने देखा कि लैंडस्केप कैसे चेंज हुआ है पिछले 15-20 सालों में या 30 सालों में, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, चाहे वो यूरोप की हो, चाहे अफ्रीका की। और एक तरफा तो आप क्लाइमेट एक्टिविज्म में काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कैसे इस जो मैसेज है क्लाइमेट का, like you know how drastically the climate is changing, like we have to pass the message. And then this idea came ki why not we should work on a book where we should try to pass the message on climate in a very layman's term, जिससे कि एक आम इंसान समझ में आ जाए कि भैया मतलब नदियाँ सूख रही हैं, लाइक यू नो पेड़ पूरे ख़त्म हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, वायु पूरा प्रदूषित हो रहा है, एंड the climate destruction is happening at many level. So, and I remember I spoke to Jivesh, a very good friend of mine, and then also Anandjit, and we all three came together कि भाई इस किताब पे काम किया जाए। वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मोटिव ये भी था इस किताब के पीछे कि like there are a lot of books on climate change. It's not like कि दुनिया में पहली बार ऐसी किताब आई है, there are a lot of books, but where this book is different is that in this book we try to bring people mostly from global south. Usually what happens that there are a lot of climate change books and you'll find that the narrative is from the global north perspective, like some American or British or French or German, they are writing, and by sitting in Berlin or London or like in Washington DC, they write about India or they write about Africa. But that's a biggest mistake, because these guys are not from they're not brought up here. So the main idea was also that why not we should bring more people from global south, from India, from African continent, like you know from Latin America, and we should listen from first hand, like you know how they have seen the destruction of climate, how much they have suffered, and whether they have also worked on some solutions. So ये एक, in this regard
when it comes to Global South Voice, I think this book is very unique. And when it comes to India, like, maybe it will be a very tall claim to say, but I don't think that there is any book in Indian history on the climate change where you will find so many diverse voices. 33 writers with different background from all parts of the world. They came together and they wrote their narrative in a very simple layman's term, जिससे कि एक आम इंसान जो है गांव में रह रहा हो, चाहे सड़क पे या फिर लाइक चाहे पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल भी हो, उन सबको ये किताब पहुंचेगी. चित्ररंजन जी, 33 लेखकों का आपने संकलन किया है, तो ये आप ये बताएंगे किन किन देशों से लेखकों ने लिखा है? तो सबसे पहले तो हमारा देश है, भारत देश है, यहाँ से कुछ लोग हैं. उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से कई सारे मुल्क हैं, जैसे कि नामीबिया से लिखा है, युगांडा से, नाइजीरिया से हैं. फिर यूरोप की बात किया है तो वहाँ पे यूके से राइटर्स हैं, फिर जर्मनी से हैं, स्पेन से हैं, यूक्रेन से हैं जहाँ भी वॉर चल रहा है, वहाँ से भी राइटर्स हैं. लैटिन अमेरिका में मैक्सिको से हैं. सो लाइक आई थिंक या एक्वाडोर. तो कई सारी मुल्क हैं जहाँ से कि मतलब इस किताब में लेखक आए और उन्होंने मतलब अपने विचारों को व्यक्त किया होगा. जीवेश, 23 खंडों में आपने इसको विभाजित किया है और 33 लेखक हैं. कोई खास वजह है कि इतने ही लोग रहेंगे, या आपने क्या सोच के किया था कि किन मुद्दों पे ये लेखक लिखेंगे? देखिए, पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय है, उसमें कई मुद्दे आते हैं. उसमें आर्थिक पर्यावरण की भी बात होती है, जैविक खेती की बात हो सकती है, आपको जो सिखाने की बात होती है, तो कई मुद्दे हो सकते हैं उसमें, जो सबसेक्शंस हम कहते हैं. शुक्रिया राजेंद्रन जी हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए. देखिए, इसमें जो है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हम लोग इस किताब में डूअर्स को लेके आए, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं. अब अगर आप किताब में देखेंगे, मयंक गांधी को देखेंगे, या आप देखेंगे जादा पयांग को, जिन्होंने जंगल के जंगल लगा दिए. मयंक गांधी लगा रहे हैं मराठवाड़ा में, जादा पयांग ने नॉर्थ ईस्ट में लगाया है. और ऐसे ही आप MC मेहता को देखेंगे, जिन्होंने कोर्ट में लड़ते लड़ते ही 30-40 साल हो गए उनको. उसके अलावा अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो यूक्रेन में आप देखेंगे, रोजर हेलम को देखेंगे यूके में. तो सबने ज़मीन पर काम किया है, लोगों को मोटिवेट किया है, एनवायरनमेंट एजुकेशन करी है, लोगों को इकट्ठा करके क्लाइमेट एक्टिविज़म की आवाज़ उठाई है. तो हमारा एक बहुत बड़ा वो था, इस पे ज़ोर था कि हम ऐसे किसी लोगों को ना लेके आए जो थ्योरिस्ट हैं, क्योंकि थ्योरी, जैसे चित्ररंजन ने कहा कि फॉरेनर्स हमें बहुत थ्योरी बेचते आ रहे हैं, बहुत सालों से, बहुत डेकेड से बेच रहे हैं क्लाइमेट एक्टिविज़म के ऊपर. बट जो ज़मीन पे काम हो रहा है, उन लोगों की बात जो है और वो जो काम कर रहे हैं, वो बहुत लोगों को पता ही नहीं है. अब मुझे ही लगता है ज़्यादा पयांग पद्मश्री हैं, बट कितने लोगों के बारे में जानते होंगे. तो ये एक माध्यम है जिससे कि हम लोगों तक पहुँचें और उन लोगों की बात पहुँचाएँ जो लोग एक्चुअल में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और जिनकी बात पढ़कर और युवा मोटिवेट हो. क्योंकि किताब का पर्पज़ खाली ये नहीं कि कितने लोग पढ़ें, किताब का पर्पज़ ये है कि इसे लोग पढ़कर घर से बाहर निकलें और पर्यावरण के लिए काम करें. आनंद जी, do you feel political parties in India and globally are sensitive to climate issue? क्या संवेदनशीलता नज़र आई है आपके जिस तरीके से आपने किताबों में लेखों को इकट्ठा किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात आपको लगी है क्या? थैंक यू राजेंद्रन जी फॉर इनवाइटिंग अस. तो आपके जो सवाल है, इसके 3 लेयर्स में मैं संक्षिप्त में आई विल गिव द आंसर, जवाब दूंगा. तो पहले थोड़ा ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं. जैसे अगर आप भारतवर्ष को ही देखेंगे, 98 से लेके 2024 में आज अगर आप पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस चेक करेंगे तो वो 3 पैराग्राफ से आज 3 पेज तक गया है, जहाँ इन्वायरमेंट के बारे में बातचीत हो रहा है. सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ में ही एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखा जा रहा है. तो वो आप बीजेपी के देख लीजिए, तो उसमें ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन फंड, हिमालयन इकोलॉजी, एयर पोल्यूशन इन 66 सिटीज़, फिर क्लीन रिवर, इंटरलिंकिंग, क्लीन गंगा. तो ऑन द अदर हैंड कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें स्टेट लेवल एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज का जो एक्शन प्लान, उसके लिए बोले स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं. CPM ऑल्सो इज़ टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट इकोलॉजी, जो उसमें थोड़ा काउंटर फैक्चुअल वो लोग दे रहे कि एज एन ऑपोजिशन. बात है टेक्सचुअली ये आया है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्शन, जो जीवेश ने भी बताया और चित ने भी बताया, संवेदनशीलता का बात वहाँ पे आता है कि टेक्सचुअली तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बहुत पहले से ही है, बट ग्राउंड लेवल पे इसका इम्पैक्ट कितना हुआ है.
ये क्लाइमेट चेंज में ये संवेदनशीलता क्यों नहीं आ रहा है, से भी सवाल ऐसे होना चाहिए कि इसमें हमें थोड़ा नज थ्योरीज करके एक थ्योरी होता है कि इंसान क्यों जागता है, इंसान क्यों एक्शन नहीं लेता है। तो थॉमस हेलर जो अभी गुजर गए नोबेल लॉरिएट थे, उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा प्रॉब्लम है कि किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को महसूस नहीं होता है। अच्छा, पर्यावरण दूषण हो रहा है यूएसए ने 70 साल तक ये बीमारी फैला है। इसके लिए मैं अगर यहाँ पे एक्शन लूँ तो मेरा इमीडिएट क्या बेनिफिट होगा, ये सवाल कोई भी आम इंसान के नज़र में आता है। मैं अगर यहाँ पे पौधा लगाऊँ तो वो यूएस का बंदा सोचेगा कि मैं क्यों करूँ भाई, तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑलवेज एक डिबेट चलता है कि लोकलाइज्ड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और एक ग्लोबलाइज्ड कंसेंसस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हमें ये पॉलिटिकल जो सेंसिबिलिटी है, ये दो नज़रिए से देखना है। एक है लोकलाइज्ड सेंसिबिलिटी क्या है, तो जैसे जादव फयांग ने जब किया, उनको भी काफ़ी सारे पीड़ा पहुंचा होगा, बट उनमें लोकलाइज सेंसिबिलिटी आ गया है, एक प्रेम भाव से एलिफेंट के प्रति। तो देखिए, क्लाइमेट के लिए काम करने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी होने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें एक प्रेम भाव हमारे आसपास के प्रति अगर आ जाए, वो ऑटोमेटिकली आपको धकेल देगा। तो मुझे आसाम के संदर्भ में तो मुझे लगता है अभी टाइम आ गया है। मैं तो काफ़ी जगह पे इस पे लिखा भी हूँ। मैं 10 साल पहले लिखा था काफ़ी जगह पे, साइको एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन जनरली हमें एक साइको एनालिटिकल व्यू में देखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन भी एक इंसान है, उसका साइको एनालिटिकल व्यू देना चाहिए कि क्यों लिखने के बाद भी मैनिफेस्टोज में एक पॉलिटिशियन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे जो सिटीजन हैं उनको उनके तरफ से वो साइको एनालिटिकल सिग्नल नहीं आ रहा है। अगर उस पॉलिटिशियन को नज़र आ जाए कि कल मैं मेरे घर से बाहर निकल नहीं सकता हूँ क्योंकि 10 लोग खड़े हो जाएंगे अगर मैं उनको साफ़ पानी नहीं दूंगा, वो ऑफिस जाना बंद कर देंगे, वो रास्ते पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे नज का कि सामाजिक नज कैसे काम करता है। हम सोशल टिपिंग थ्योरीज में बोलते हैं कि हर समाज का एक कल्चरल टिपिंग होता है। जादव पायेंग का ज़िंदगी में एक टिपिंग आया, जिस टिपिंग पॉइंट से उन्होंने ये मुद्दा खड़े होके, एमसी मेहता जी जिनसे हम सब इंस्पायर हुए लास्ट 30-40 साल में, उन्होंने हमें बताया था, जीवेश को बताया था, जीवेश काफ़ी क्लोज और जीवेश के थ्रू से मैंने उनको थोड़ा जाना, कि उन्होंने एक पानी पिया था गंगा का पानी, जो इतना ख़राब था कि वो उनको हिट कर गया कि इतना गंदा पानी कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने डुबकी मारे थे, फिर वहाँ से उठने के बाद उनको एक ट्रॉमा सेट इन किया। तो फाइनली एमसी मेहता जी भी अपने इस एक्शन में एमसी मेहता बने एक साइको एनालिटिकल जर्नी से। तो पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी से भी ज़्यादा मुझे लगता है आज का सवाल जो होना चाहिए, सेंसिबिलिटी से भी पहले हम समाज को, जैसे आपने अभी हमें बता रहे थे, आज के समाज जैसे हो गए, हम कोई भी चीज़ में साइको एनालिटिक व्यू नहीं लेते। तो एक किताब के स्टोरी भी जब पढ़ते डेप्थ में नहीं जाते। ब्रॉडली इंस्टा रील जनरेशन है ना, 30 सेकेंड्स का हमारा टाइम स्पैन है। तो मुझे लगता है हमें उस जगह पे आप करना चाहिए कि क्या सेंसिबिलिटी जगह नहीं बोल के क्या ट्रॉमा में हिट कर सकता हूँ मैं, क्या एक डिस्टोपिया हिट कर सकता हूँ एक पॉलिटिशियन के साइको एनालिटिक जोन में, ताकि ये एक एक्शन जनरेट होए। आनंद जी, एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने जो संकलन किया है, इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स में इसको विभाजन किया है, और जिस तरीके से एक पंच मिलता है पूरे किताब को, इसका कोई खास कारण? वो एग्जैक्टली मेरा जो साइको एनालिसिस पॉइंट था उससे जुड़ा है, जैसे चित ने बोला, जीवेश ने भी बोला। अब देखिए, ये सारे 23 कहानी को आप ऐसे सोचिए, जब मैं काफ़ी टाइम जीवेश को ये बोलता रहता था, जब चित जीवेश ये बताए, ये सारे 23 कहानी 4 बेसिक ह्यूमन इमोशन के थ्रेड से जुड़े हैं: रेज, डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड होप। 4 नहीं 5। तो हमारे साइको एनालिटिक व्यू में भी ये 5 जो जोन हैं, ये 5 जोन जब जागरूक हो जाते हैं तब सेंसिबिलिटी भी आते हैं। तो इसको एक मॉरल प्रीचिंग तरीके से नहीं बोल के, सेम किताब को 23 कहानी को इस 5 साइको एनालिटिक व्यू से बोलने का रीज़न और कारण यही था, तभी लोग बाहर आ पाएंगे। चित्रंजन, I felt the stories are compelling and कहीं ना कहीं इसका अगर क्षेत्रीय भाषाओं में अगर इसका अनुवाद होता है तो हो सकता है कि क्योंकि देखिए, अंग्रेजी पढ़ने वाले या
उसको समझने वाले बहुत कम लोग हैं। आज भी कोशिश हो रही है बढ़ने की, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें अनुवाद हो जाता तो बढ़िया रहता। इस बारे में आप लोग कुछ सोच रहे हैं क्या? जी बहुत अच्छा सवाल है और सुझाव भी है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो भारत की और जो लैंग्वेजेज़ हैं उसमें इसका ट्रांसलेशन हो। जैसे कि हिंदी भाषा हो गई, हमारे देश में मैक्सिमम लोग तो हिंदी बोलते हैं, तो उसमें उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। बंगला में होना चाहिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी भाषाओं में, पंजाबी होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट। तो ये एक चरण था कि इंग्लिश में लिखा गया, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप डेफ़िनेटली होगा कि हम इसको मतलब और भी जो भारत की भाषाएँ हैं उसमें किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इंसान जो है ना, जब अपनी भाषा में चीज़ों को पढ़ता है तो उसका रिलेशन ईज़िली हो जाता है, लाइक कनेक्ट करता है ईज़िली। तो पूरी डेफ़िनेटली हम करेंगे काम आने वाले टाइम में। जीवेश, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कि पॉलिसीज़ को हार्ड हिट कर रही हैं और उनकी जो खामियां हैं उसको उजागर कर रही हैं। तो बट क्या है कि अवेयरनेस इज़ लो, इतनी जानकारी भी नहीं है, लोग उसके बारे में बातचीत भी नहीं करते हैं। कुछ कहानियों के बारे में बताइए जब आप लोगों ने संकलन किया, जो कि एक संवेदनशीलता को उजागर करें, कॉन्साइंस को अवेकन कर सकें। उसके बारे में थोड़ा सा जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों की किताब में सारे मोस्टली क्या सारे ही डूअर्स हैं। तो उसमें से धवन रावत हैं जो पहले मौलिंग नेशनल पार्क में अरुणाचल प्रदेश में थे और अभी लेह लद्दाख में हैं। आनंद रेड्डी हैं जो महाराष्ट्र में बहुत काम कर रहे हैं एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। तो इन लोगों की अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये लोग बात कर रहे हैं कि गुलेल से, इनके इलाके में गुलेल से बच्चे पक्षियों को मार देते हैं। अब आप एक गुलेल से एक पक्षी को मरते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, एक पक्षी मर गया, पर जब स्टैटिस्टिक्स लिया गया तो पता चला कि हज़ारों पक्षी मारे जा रहे हैं। तो इन लोगों ने ये सोचा कि इसके पीछे लॉ है, बच्चों को सज़ा दी जा सकती है। एक तो बच्चे जुवेनाइल हैं तो क्या सज़ा दोगे उनको, वो छोटी सज़ा दे भी दोगे, कितनों को दोगे? अगर आप 10 बच्चों को सज़ा दे दोगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे उसी चीज़ को करने के लिए। तो हाउ डू वी चेंज दैट थ्रू अ चेंज ऑफ सोशल बिहेवियर? तो उन लोगों ने उसके ऊपर काम किया, एजुकेशन किया। एंड दोनों ने ही, धवन ने भी और आनंद ने भी ये एक्सपीरियंस किया कि आई थिंक धवन के वहाँ पर बंदूक से मारते थे। दोनों ने एक्सपीरियंस किया कि रोज़ उनके दफ्तर में या उनके ऑफिसेज में, जहाँ भी उनकी जंगल में उनकी जगहें थी, वहाँ पे बच्चे आते थे, 10-10 गुलेल छोड़ के चले जाते थे कि हम गुलेल त्याग रहे हैं। और उन बच्चों को और वहाँ के कामों में लगाया, उनको बताया कि आप ऐसे करो, ये करो, ये करो। ये काम भी उतना एक्साइटिंग है। तो आई थिंक किताब वो संवेदना को जगाती है। तभी वो ज़मीन की, जो मैं कहानियों की बात कर रहा हूँ कि ज़मीन से कहानियों को कैसे लेके आएँ। अब आज MC मेहता की जैसे कहानी, MC मेहता के अंदर एक बहुत छोटा सा बच्चा है। अब वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने एक बिछड़ी का केस किया, तो बिछड़ी में क्या उन्होंने देखा कि गाय ने पानी से अपनी जीभ लगाई और गाय मर गई। तो पानी में केमिकल था। अब वो पानी काले रंग का था। उस पानी को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, उन्होंने वो रख दिया। तो बाकी सारे जो अपोजिशन से, जो इंडस्ट्री से जो लॉयर्स वगैरह थे, वो लोग उन लोगों ने पता क्या ले आए ये। तो उन्होंने वहाँ पर जज साहब के सामने चैलेंज किया कि आप लोग पानी को पीछे, सारे पीछे हट गए कि क्या पिला रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि क्या है ये, और फिर उसमें मतलब काफ़ी स्टार्कलिंग जजमेंट्स आई, और डेट इज़ हिस्ट्री। पर मतलब किताब में हम लोग वो सब लेके आ रहे हैं, और ऐसे और भी बहुत लोग हैं किताब में जो अपनी अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। डेस्मंड हैं जो नाइजीरिया से हैं, उन्होंने पूरा लुफासी करके एक पूरा नेशनल पार्क बनाया है। ऐसे ही नामीबिया की कहानी है, युगांडा की कहानी है। ये सब लोग या तो एनवायरनमेंट एजुकेशन कर रहे हैं, फैला रहे हैं, या पेड़ लगा रहे हैं, या सरकार से जाके लड़ रहे हैं कि आप हमें साफ़ हवा दीजिए, हमें साफ़ पानी दीजिए और पेड़ लगाइए। क्योंकि अभी एफॉरेस्टेशन की बात कहीं नहीं हो रही है। तीनों पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में भी, कम्युनिस्टों के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, बीजेपी मैनिफेस्टो में, कोई भी एफॉरेस्टेशन को टच नहीं करना चाह रहा है। कोई एरियल सीडिंग को टच नहीं करना चाह रहा है। कोई नहीं देखना चाह रहा है कि जितना वेस्ट लैंड है उसको कैसे ग्रीन किया जाए, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि सबसे जो बड़ा वैल्यूबल रिसोर्स है वो पानी है या ज़मीन है। तो कोई ये नहीं चाहता कि मैं ऐसी कोई चीज़ शुरू कर दूँ या अनाउंस कर दूँ जिसको बाद में कवर अप करना मुश्किल हो जाए, या इंडस्ट्री जिसके भरोसे सरकार चलती है उनको जवाब देना मुश्किल हो जाए।
Anand, there is an interesting section on youth advocacy. Why do you think it was necessary to include in the book? मतलब उसके पीछे क्या सोच थी? तो जैसे मैं सोशल नजिंग की बात कर रहा था, सोशल टिपिंग पॉइंट, तो क्लाइमेट एक्शन अगर इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, नजिंग एंड टिपिंग पॉइंट का प्रिंसिपल एजेंट यूथ ही होगा, क्योंकि इवन इन द kind of the lifespan, I mean, they are the people who will stay. So because of the nudges they have to stay, it has to be led by children and the youth at the end of the day. And the other thing is that if you broadly see, the crisis of today's youth is going to actually multiply many fold, and they have to own the crisis. If they have to live through a certain ecological and cultural lifestyle and live a happy life for their own benefit, because this generation understands transaction, let's put it this way. So 80s generation millennials believed in experience, values, society. The 90s generation before the Gen Z still believed in a little bit of individualism. The Gen Z is completely individualism, tech savvy, transaction oriented thinking. So even from a transaction point of view, they need to do this advocacy to get something back in return, which is a healthy life for them. And There's an interesting chapter on artificial intelligence Yes. and environment. yes. Could you just dwell a little more on that chapter? So I write science fiction also. So I have written a couple of science fiction books, and I have been writing in the space of deep learning, machine learning, artificial intelligence and humanity, post-humanism. Since 2009-10 I have been writing. So I have a feeling that today all of us are using Chat GPT, but even before this, I strongly feel, if you see films, if you see music, today everywhere artificial intelligence is there. आज किशोर कुमार के गाने शाहरुख खान के मुंह में बज सकते हैं, किशोर कुमार डोंकी के गाने गा सकते हैं. बोला जा रहा है कि एक फिल्म कम्प्लीटली फिल्म बना डायरेक्टर की भी ज़रूरत नहीं होगा. एक फिल्म के ओएवर से पूरा चीज़ डेटा पॉइंट लेके वो एग्जैक्टली स्क्रिप्ट करके एक प्रोडक्ट को बेच देगा. But how challenging was it to connect it to the climate? अब क्लाइमेट में आ रहा हूँ, तो climate change will also have an impact on societal structures, the way we see society, the way we perceive intelligence, the way we perceive knowledge, the way we, because if we are not a knowledge driven, or if we don't preserve the knowledge properly, we are not able to fight climate change, or we are not going to create a climate action which has to be a science based action. So even for a science based action, there will be a role of big data. There will be a role of big data, consciousness driven intelligence, deep learning, machine learning. And we all know today drones are being applied, surveillance being applied in agriculture sector. Correct. To fight future disasters, hazards in agriculture sector. And obviously, which means data points. So you need to have a conscious memory of data points which will be intelligent and can create a predictable possible future Correct. for you to make responsible policy decisions with 5% bandwidth of error, so that you reduce the uncertainty in your policy signals. And that's where AI comes in. Chitranjan, what would you say, why should somebody pick up this book from the shelf or order on Amazon? I think any person, any individual who is living on this planet, if they have love and care and compassion for Mother Earth, for nature, for wildlife, for ocean, I think they must definitely pick this book. And this book doesn't preach you. Actually, this book is based on experiences. People who are working for decades or for some years, they have done it in their life. They're still doing. They will keep doing it. So again, I will say, any individual who is living on this planet, who care for Mother Earth, for future generations, they must definitely pick this book, read it, and not only read, implement in their own life, and inspire others. Jivesh? मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि किताब का पर्पस, किताब बेचना तो है ही, पर उससे बड़ा पर्पस जो है लोगों को घर से निकालना है. तो जो भी है ऐसा इंसान है जो
पर्यावरण के लिए संवेदना रखता है, wants to work for Mother Earth, because I keep saying that Mother Earth is crying and Mother Earth will survive without us, but we will not be able to survive without Mother Earth. तो मदर अर्थ को बचाना है। जो भी समझता है इस चीज़ को, किताब का टाइटल पढ़ के ही समझ आ जाता है कि हम एक ऐसे दिन का सपना देख रहे हैं जहाँ सारी दुनिया हरी हो, सारी हवा साफ़ हो, पक्षी चहचहा रहे हों और हम लोग नाच रहे हों। तो अगर वैसी खुशी और हरियाली का समय वापस लाना है तो इस किताब को पढ़ना है, समझना है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं और हम कैसे वो काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन 3 संपादकों ने, जो इस किताब के संपादक है, आपको काफ़ी कारण बता दिए हैं कि इस किताब को पढ़ने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं, और शायद एक नया दृष्टिकोण आपको मिल जाए जो आपने इतने वर्षों से शायद सुना ना हो, देखा ना हो और ना ही समझा हो। और उम्मीद यही की जा रही है कि ऐसी और किताबें आएँ, और ना केवल अंग्रेजी में बल्कि देसी भाषा में, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं में आए हैं, क्योंकि पाठक उसमें ज़्यादा हैं। और एक महत्व और एक फ़ायदा जो अंग्रेजी किताब का होता है कि वो विश्व में हर देश में पढ़ा जा सकता है। ये एक फ़ायदा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये किताब एक नया बेंचमार्क सेट करेगा एनवायरनमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ में, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी एक मुद्दा है और बहुत ही एक तरीके से आत्मा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संदर्भ में। तो मैं तीनों संपादकों को अपना धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला और इस किताब के और इस पूरे जो लेखक हैं उनके बारे में बताने का कार्य किया। धन्यवाद।